हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और जय मसीह की। दिस इज योर लविंग अब्दुल सादिक। और जैसा आप सभी जानते हैं दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल नहीं है, वो सब आपका ही है, जिसका नाम है एजुकेशन टेक फ्लो। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे चैनल पे। आज मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। आज से हम इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू कर रहे हैं। जैसा हम सभी जानते हैं, कोरोना वायरस के चलते हमारा जो सीबीएसई का सिलेबस है वो 30% लेस कर दिया है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र। और आज उसकी पहली क्लास है। अगर आप और क्लास लेना चाहते हैं तो हमारी क्लास में आइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। दोस्तों चलिए आज शुरू करते हैं अपनी व्यष्टि अर्थशास्त्र की पहली क्लास, जो हमारे 30% सिलेबस कट करके हमारा पहला जो चैप्टर आता है उस वो है मुद्रा। जी हाँ दोस्तों, आज हमारी पहली क्लास है और हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर मुद्रा। तो दोस्तों, मुद्रा चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारी फर्स्ट क्लास है और उसके बाद हम आपको 70% जो सिलेबस बचा है सीबीएसई ने उसको कट नहीं किया है, हम वो कवर कराएंगे आपको। और आप हमारी वीडियोस में बने रहिए, हमारे चैनल्स में बने रहिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर मुद्रा। दोस्तों मुद्रा क्या होती है, उसके लिए सबसे पहले हम मुद्रा चैप्टर शुरू करने से पहले हमें कुछ जानना होगा आरबीआई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई के बारे में हम सभी जानते हैं मुद्रा का मतलब होता है मनी, और मैं आगे आपको उसकी परिभाषा दूंगा। तो सबसे पहले हमें जानना होगा मुद्रा के लिए आरबीआई को। तो दोस्तों जानते हैं हम आरबीआई को, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं आपको सारी जो डिटेल्स बताऊंगा आप वो स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूं आरबीआई के बारे में। आरबीआई की स्थापना 1934 में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई की स्थापना जो हुई थी वो 1934 में हुई थी। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। हर देश का एक रिजर्व बैंक होता है, जैसे चाइना का बैंक का नाम है बैंक ऑफ पीपल। और इस तरह से हर देश का अपना एक केंद्रीय बैंक होता है, जो सेंट्रल बैंक होता है, जो नोट जारी करता है। इसके बाद चलते हैं जो आरबीआई की स्थापना जो थी, हम सोचें कि उसकी स्थापना भारतीयों ने की थी, ऐसा कुछ नहीं है। आरबीआई की स्थापना वो ब्रिटिश शासन काल के लोगों ने की थी, जो ब्रिटिश शासन था उन्होंने की थी 1934 में। और जो हमारा आरबीआई है उसके 4 हेडक्वार्टर्स है, मैं आपको बताता हूँ। हमारे इंडिया में जो आरबीआई है उसके 4 हेडक्वार्टर्स यानी मुख्यालय, उसके हेड ऑफिस हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ उसके हेड ऑफिस कहाँ है। एक तो जो हमारी 4 मेट्रो सिटीज हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चारों मेट्रो सिटीज में हमारे आरबीआई के हेड ऑफिस हैं। जैसा आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंडिया में 4 हेड ऑफिस है, जिसे मैंने येलो, ग्रीन, रेड और ब्लू कलर से मैंने इंडिकेट किया हुआ है। आप इसे देखिए, ये बहुत कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है आरबीआई के कितने मुख्यालय, तो आप लिखेंगे आरबीआई के 4 मुख्यालय। और अगर दिशा के अनुसार क्वेश्चन, कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है, दिशा निर्देशों के अनुसार आरबीआई के मुख्यालयों की व्याख्या कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर वो हमें दिशा के अनुसार पूछा जाता है तो हम बताएंगे सबसे पहले नॉर्थ में जो आती है दिल्ली में हेड ऑफिस है, और उसके बाद साउथ में जो आता है फिर हमारा चेन्नई में हेड ऑफिस है, और उसके बाद ईस्ट में जो आता है वो हमारा कोलकाता में, और अगर वेस्ट में आता है तो मुंबई में। इस तरह से आप मैप देख के, और मैंने जिस तरह से इंडिकेट किया इस तरह से आप देख के अच्छी तरह समझ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। हमारे चैप्टर का नाम है मुद्रा। दोस्तों मुद्रा चैप्टर शुरू किया है और हमने मुद्रा की परिभाषा ही नहीं पढ़ी, मुद्रा क्या होता है हमने जाना नहीं। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। सबसे पहले हमें जानना होगा मुद्रा क्या होती है। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ मुद्रा क्या होती है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों मुद्रा एक जटिल परिभाषा है, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता या परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसको सिर्फ बताया जा सकता है कि मुद्रा क्या होती है। और मुद्रा एक जटिल परिभाषा है जो विनिमय के माध्यम को आसान बनाती है। विनिमय का मतलब यहाँ पे दोस्त, जो हमारा विनिमय होता है, विनिमय का मतलब होता है लेन देन से। यानी अगर मैं आपको पैसे दूंगा तो आप मेरे को उसके बदले कुछ देंगे। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हम अब जैसा आप सभी जानते हैं आम का सीजन चल रहा है, अगर मैं आम लेने जाता हूं तो मैं आम वाले को पैसे देता हूं और वो मेरे को आम देता है। तो ये हो रहा है विनिमय। यहाँ पर वस्तु विनिमय ना करके और मुद्रा का विनिमय करूं, मैं उसे मुद्रा दे रहा हूँ वो मेरे को आम दे रहा है, मैं उसे आम वो मेरे को, या मैं आम दे रहा हूँ वो मेरे को मुद्रा दे रहा है, अगर मैं आम बेच रहा हूँ तो। इसी प्रकार जो होता है मुद्रा का विनिमय का मतलब लेन देन से होता है, यहाँ पे मुद्रा का विनिमय हो रहा है। एक बार मैं और रिकॉल कर देता हूं, जो मुद्रा है एक बहुत जटिल परिभाषा है जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। बस इसके बारे में इतना बताया जा सकता है, मुद्रा विनिमय के माध्यम को आसान बनाती है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको परिभाषा बताई। उसके बाद चलते हैं अपने आगे चैप्टर की ओर, जिसमें हम आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे। आप 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते रहिए, आपको हम गारंटी लेते हैं आपके अच्छी तरह समझ में आएगा चैप्टर। अगर फिर भी नहीं समझ आता तो आप कमेंट बॉक्स में किसी भी क्वारीज में आप पूछ सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम अपने
पेज नंबर 2 की ओर। उसके बाद जानते हैं मुद्रा की उत्पत्ति। जी हाँ दोस्तों, हर चीज की उत्पत्ति जो होती है वो किसी ना किसी कारण के वश होती है। तो ऐसा क्या कारण था कि लोगों को लगा कि मुद्रा की उत्पत्ति होनी चाहिए, मुद्रा आनी चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, जो मुद्रा विनिमय प्रणाली आई उससे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया जाता था और उसके अंदर कुछ कठिनाइयां थी। इसके चलते हमें ऐसा महसूस होने लगा कि हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये वस्तु विनिमय प्रणाली को हटा करके कोई ऐसी प्रणाली आए जिससे हम उन कठिनाइयों को खत्म कर सकें। तो मैं आपको पहले मुद्रा की उत्पत्ति बता देता हूं और उसके बाद मैं आपको उसकी कठिनाइयां पे लेकर चलूंगा, जिसमें मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा। और अगर फिर भी आपकी समझ ना आए तो आप मेरे से इंस्टाग्राम या फिर कमेंट बॉक्स में मेरे से कोई भी क्वेरीज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ मुद्रा की उत्पत्ति क्यों हुई थी। मुद्रा की उत्पत्ति तथा विकास विनिमय की सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया था। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने आपको 2 लाइन पढ़ के सुनाई, लेकिन उसका मैं पूरा पैराग्राफ का एक्सप्लेन आपको करूंगा। मुद्रा की उत्पत्ति जो हुई थी दोस्तों, मुद्रा की उत्पत्ति सिर्फ इसलिए हुई थी विनिमय के माध्यम को आसान बनाया जा सके। इससे पहले जो थी वस्तु विनिमय प्रणाली चला करती थी जिसमें बहुत सारी कठिनाइयां थी। इसी के लिए मुद्रा की उत्पत्ति हुई ताकि विनिमय के माध्यम को आसान बनाया जा सके। क्योंकि इसके आगे मैं आपको बताऊंगा मुद्रा के वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या क्या खामियां थी, क्या कमियां थी और क्या उसकी सीमाएं थी। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलता हूं एक नए टॉपिक की ओर, जो वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याएं, कठिनाइयां या फिर उनकी लिमिटेशन, सीमाएं कहा जा सकता है। तो आप चलिए मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा। जो मैं समझाऊंगा वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आपकी समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है। वस्तु विनिमय प्रणाली वह होती है वह प्रणाली होती है जिसमें वस्तुओं के बदले वस्तुओं का विनिमय किया जाता है। यह प्रणाली प्राचीन समय में प्रचलित थी। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको कुछ पढ़ के सुनाया, वो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है और उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसमें वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन किया जाता है और यह प्रणाली प्राचीन समय में बहुत ज्यादा प्रचलित थी। तो इसी के माध्यम से इसको समझते हैं ये क्या था। आजकल क्या होता है, हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, कैश ऑन डिलीवरी या फिर ऑनलाइन पेमेंट। तो ये सब क्या है, मुद्रा के आधुनिक माध्यम है। और अगर हम किसी को फिजिकली फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एक नॉर्मल सा, हर किसी के घर पे आपकी मम्मी होती होंगी, वो मार्केट जाती हैं, वह शॉपकीपर से कुछ सामान खरीदती हैं, परचेस करती हैं, उसको पैसे दे देती हैं। तो ये होती है दोस्तों मुद्रा का विनिमय करना। हमने शॉपकीपर को पैसे दिए, हमारे रोजमर्रा के सामान लेते हैं हम, दूध, आटा, चावल, चीनी, ये सब चीजें लेते हैं, हम पैसे देते हैं, सामान लेते हैं। आपने भी देखा होगा कभी कभी, अगर आप, शायद मैंने तो नहीं देखा लेकिन मेरे पेरेंट्स जो हैं उन्होंने देखे हैं, उनके ज़माने में वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी और आज भी शायद गाँवों में कहीं पर इसका चलन है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती थी, आज भी मेरे पापा मेरे को बताते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी। उस टाइम पे मुद्रा का चलन काफ़ी कम था और वस्तुओं का चलन ज़्यादा था। तो पापा बताते हैं अगर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती थी तो हम जाते थे, हमारे घर में गेहूं होते थे, हम गेहूं देते थे। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती थी, जैसे हमें चावल चाहिए तो हमें चावल मिल जाते थे, चीनी चाहिए चीनी मिल जाती थी। तो दोस्तों ये होता है, मैंने किसी को गेहूं दिया, किसी ने मुझे चावल, चीनी, आटा, जो मेरी ज़रूरत का सामान हुआ, अगर उस इंसान के पास वो हुआ तो उनने मुझे वो दे दिया। ये होती है मुद्रा वस्तु विनिमय प्रणाली। और ये वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर कुछ खामियां थी जो अब मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, एक एक पॉइंट्स आपको बताऊंगा अच्छी तरह। फिर भी अगर आपकी समझ नहीं आता तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे आके किसी भी क्वारीज के लिए हमेशा पूछ सकते हैं। टाइम की कोई परवाह ना करें, हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। तो चलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या खामियां थी हम जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, वस्तु विनिमय प्रणाली में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयां आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। नंबर 1 में जो है वस्तु विनिमय प्रणाली की पहली कठिनाई जो थी, वो सबसे बड़ी कठिनाई, वस्तु के संचय का अभाव। जी हाँ दोस्तों, वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु के संचय का अभाव था। घबराइए मत, मैं आपको एक्सप्लेन करके सुनाता हूँ, बताता हूँ वस्तु विनिमय प्रणाली की मैं वस्तुओं का संचय का अभाव कैसे था। तो जानते हैं, चलिए मैं आपको बताऊंगा, आप देखते रहिए। और अगर आप एक ऐसे सुन रहे तो आप, अच्छा होगा, बेहतर होगा, आप अपने नोट्स बना लीजिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको लिख लीजिए ताकि आप अच्छे से रिकैप कर सकें। एग्जाम टाइम पे आप उसे अच्छे से जल्दी रिकैप कर सकें। और ये टाइम ऐसा है कि हमें स्कूल तो जा नहीं रहे और हम ट्यूशन्स भी नहीं जा रहे, तो इससे अच्छा है हमें कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल मिले जिससे हम अपने घर पर ही बैठ के पढ़ सके। जो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप उससे
उसके नोट्स बनाइए, अपने पास रखिए, आप उसे एक बार और पढ़िए वीडियोस के बाद अच्छे से कम भी आप उनका रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे। और चलिए मैं बताता हूँ वस्तु के संचय का अभाव। जी हाँ दोस्तों, ये वस्तु विनिमय प्रणाली की पहली कठिनाई है, वस्तु के संचय का अभाव। मैं बताता हूँ, पुराने समय में किसी वस्तु विनिमय प्रणाली की महत्वपूर्ण समस्या वस्तु के संचय का अभाव था। जैसा हमने पढ़ा और आगे पढ़ते हैं, वस्तु के संचय का अभाव था। वस्तु के संचय के अभाव से अभिप्राय वस्तुओं को एकत्रित करने से है। यह वस्तुओं के संचय से अभाव है वस्तुओं को एकत्रित करना, यानी इकट्ठा करके रखना। आज क्या होता है, हम पैसे देते हैं, पैसे तो बड़ी छोटी सी यानी एक पेपर का टुकड़ा के समान होते हैं, जिससे हम इकट्ठा करके गड्डी बना के या फिर हम किसी भी पैकेट में रख सकते हैं। लेकिन वस्तु के संचय का अभाव इतने, अगर आज हम बात करें, अगर हम एक प्रॉपर्टी भी बेचते हैं तो हम 50 लाख 100 लाख जितने भी ज्यादा से ज्यादा पैसे हम अपने पास रख सकते हैं। लेकिन अगर उसी विनिमय के बदले हमें अगर 1,000 रुपए का, अगर कोई आपको 1,000 रुपए का गेहूं दे दे, 1,000 रुपए के बदले अगर रुपए ना देके वस्तु का विनिमय कर दे, आपके साथ 1,000 रुपए का गेहूं दे दे, तो सबसे पहले आपको परेशानी होगी उसको स्टोर करने की। आप उसे कहाँ रखेंगे, आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज जो है वो नहीं होंगे उस वस्तु को संचय यानी एकत्रित इकट्ठा करने के लिए। इसलिए ये वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण कठिनाई में से एक है वस्तु के संचय का अभाव। तो इसमें क्या होता था, क्योंकि वस्तुओं को एक लंबे समय तक एकत्रित करना संभव नहीं था। अगर आप वस्तुओं को लंबे समय तक एकत्रित करके रखते तो दोस्तों वह खराब गलने सड़ने का खतरा रहता था। अगर हम आज भी किसी वस्तु को लंबे समय तक अपने पास स्टोर करते हैं, जो से घर के सामान होते हैं, हम उसमें कीड़े लग जाते हैं या फिर वह गल सड़ जाती हैं, बरसात के मौसम में वह खराब हो जाती हैं। इसलिए वस्तु के संचय का अभाव वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण कठिनाइयों में से एक है। इसके बाद आते हैं अपनी दूसरी कठिनाई के ऊपर। लेकिन मुद्रा ने इस कठिनाई को जड़ से खत्म कर दिया। आजकल मुद्रा का चलन है, इस मुद्रा ने इस कठिनाई को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया है। उसके बाद आते हैं मूल्य की इकाई के मापक या मापदंड का अभाव। जी हाँ दोस्तों, मूल्य की इकाई के मापक या मापदंड का अभाव मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और एक्सप्लेन करूंगा। मैंने नोट्स बना रखे हैं। आप अगर नोट्स चाहते हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए या फिर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। और अगर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम के थ्रू दे सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी कठिनाई ये थी कि मूल्य की इकाई के मापक या मापदंड का अभाव। क्या था ये, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप नोट्स बनाइए। वस्तु विनिमय प्रणाली की महत्वपूर्ण समस्या मूल्य की इकाई के मापक या मापदंड का अभाव था, जिसके अंतर्गत वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत किसी भी इकाई को मापना अत्यंत जटिल था। जी हाँ दोस्तों, जैसे आज हम किसी भी इकाई को मापना अत्यंत जटिल था। अगर किसी ने 1 किलो गेहूं दिए तो उसके ये नहीं पता था कितने उसको चावल या फिर कोई और उसके जरूरत का सामान देना है। आज हमें पता है दूध 60 रुपए लीटर है, पेट्रोल 80 रुपए लीटर है, कपड़ा 150 रुपए मीटर है, कपड़ा 500 रुपए मीटर है। इस तरह से आज हम हर इकाई, मुद्रा ने हर वस्तु की इकाई के मापक का एक मापदंड बना दिया। जैसे कपड़ा मीटर में मिलेगा, दूध लीटर में मिलेगा और फल सब्जी वगैरह किलो में मिलेंगी, जो हमारा राशन है वो किलो में मिलेगा। तो मुद्रा ने इस समस्या को जड़ से खत्म कर दिया। एक बार मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाता हूँ, आप उसको नोट्स बना लीजिए। वस्तु विनिमय प्रणाली काफी महत्वपूर्ण समस्या मूल्य की इकाई के मापक का अभाव था। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत किसी भी वस्तु की इकाई को मापना अत्यंत जटिल था, क्योंकि उस समय मुद्रा का प्रचलन नहीं था। और तो उस समय सभी विनिमय अनुमान के आधार पर किए जाते थे। जो उस समय जो जितने भी विनिमय किए जाते थे वो अनुमान के आधार पर किए जाते थे, और यह एक जटिल समस्या थी। जैसा मैंने आप सभी को बताया, जो सभी विनिमय थे वह उस टाइम पे कोई मापक नहीं था। जिस तरह से आज हम कपड़े को मीटर में, दूध को लीटर में और किलोग्राम में नापते हैं, उस तरह से उस टाइम पे कोई एक मापक नहीं था। उस तरह से सभी जितने भी विनिमय थे वह सभी अनुमान के आधार पर किए जाते थे। और आज मुद्रा ने उस समस्या को जड़ से खत्म कर दिया। उसके बाद आते हैं अपने नंबर तीन कठिनाई पे, उसको है स्थगित भुगतानों का अभाव। दोस्तों, जानते हैं स्थगित भुगतानों का अभाव क्या होता है? वो आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्थगित भुगतानों का अभाव मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, आप नोट्स बना लीजिए। वस्तु विनिमय प्रणाली की महत्वपूर्ण समस्या स्थगित भुगतानों का अभाव था। इससे अभिप्राय ऐसे भुगतानों से जिसका भुगतान तुरंत ना करके भविष्य के लिए टाल दिया जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर उधार लेन देन करना अत्यंत कठिन होता था, क्योंकि सभी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं पूरा होने पर ही विनिमय करते थे, जिस कारण यह एक जटिल समस्या थी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, जो स्थगित भुगतानों का अभाव होता है। आज हम बहुत सारे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वे पैसे तो नहीं कमाते लेकिन फिर भी उनके पास 30,000 20,000 का फोन जरूर मिलेगा।
तो ये क्या होता है, ये स्थगित भुगतानों का अभाव होता है। जो हम 20,000 रुपए का फोन लेते हैं वो अभी पे ना करके कुछ लंबे समय के लिए उसको टाल देते हैं। इससे क्या होता है, जो हम स्थगित भुगतानों का अभाव, अगर उस टाइम पे अगर मुद्रा का प्रचलन ना होता तो शायद आज हम ऐसा ना कर पाते। यह मुद्रा वस्तु विनिमय प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण कठिनाइयों में से एक है। अगर स्थगित भुगतानों का अभाव मुद्रा वस्तु विनिमय प्रणाली में नहीं था, लेकिन आज हम मुद्रा ने इस समस्या को जड़ से खत्म कर दिया है। और आज हम स्थगित भुगतानों का अभाव मुद्रा के जरिए कर सकते हैं। आज हमने फोन लिया, हम 6 महीने में 1 साल में उसके मूल्य का भुगतान कर सकते हैं। यही होता है स्थगित भुगतानों का अभाव। आप समझते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस के लिए इंकरेज कीजिए। इसके बाद आते हैं दोस्तों अपने नंबर 4 जो कठिनाई है इसकी, उस पर आते हैं। वो क्या कहती है, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। दोस्तों अगर कहूँ तो ये बहुत महत्वपूर्ण कठिनाई है। ये हमारे 9, 10, 11, 12 हर क्लास में और BA BCom में भी यही इसी को बार बार इसी पर क्वेश्चन पूछा जाता है। कम से कम भी 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन 12th क्लास में इसके नंबर पर पूछा जाता है। आप इसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आप अपना नोट्स बनाइए इस कठिनाई को, और मैं कहूँगा आप इसे चाहे रट लीजिए, समझ लीजिए, कुछ भी करिए। स्थगित भुगतान आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करूंगा। आप अपने नोट्स में वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करके इसको नोट्स बना लीजिए। वस्तु विनिमय प्रणाली की महत्वपूर्ण समस्या आवश्यकता के दोहरे सहयोग का अभाव था, जिसमें अभिप्राय विनिमय करते समय दोनों पक्षों की आवश्यकताओं को पूरा करने से है। आप सिर्फ वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ, और समझाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ आपकी। आपको सिर्फ वर्ड्स पर ध्यान देना है और समझाऊंगा मैं आपको। आवश्यकता के दोहरे संयोग के अभाव से क्या अभिप्राय है दोस्तों, जिस तरह आज हमें किसी एक चीज की जरूरत होती है तो हम पैसे दे करके उस चीज को अपना बना सकते हैं। हम कुछ भी चीज लेने आते हैं, हम आटा, दाल, चावल, चीनी, अपने घर का घरेलू सामान, राशन पानी लेने जाते हैं तो दोस्तों हम पैसे देते हैं, सामान लेते हैं, पैसे देते हैं, सामान लेते हैं, पैसे देते हैं, सामान लेते हैं। लेकिन जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी ना, उसकी सबसे बड़ी कठिनाई जो थी वो आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव था। अब मैं आपको इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ। एक मैं हूँ, एक मेरा पड़ोसी है। मेरे पास गेहूं है, मेरे पड़ोसी के पास चावल है, और मैं चाहता हूँ चावल लेना, लेकिन मेरा पड़ोसी चाहता है चीनी लेना। अब मेरे पास चीनी नहीं है तो हम दोनों विनिमय नहीं कर सकते। अगर मेरे पास चीनी होती तो मेरा पड़ोसी चावल दे के मेरे से चीनी ले सकता था, लेकिन मैं चावल लेना चाहता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास चीनी नहीं है तो मैं चावल कैसे लूंगा। हम दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा करना होता था। या तो अगर उसे गेहूं चाहिए और मुझे चावल चाहिए, हम दोनों को उसके रेसिप्रोकल में यानी विपरीत वस्तुएं चाहिए। मेरे पास जो है वो उसे चाहिए, जो उसके पास है वो मुझे चाहिए, लेकिन हमारे पास अगर वो नहीं है तो विनिमय संभव नहीं था। सिर्फ यही है। इसका सबसे एक और एग्जांपल लेते हैं। हम किसी भी चीज को, हम आज मेरे पास ओप्पो का फोन है और मेरे पड़ोसी के पास वीवो का फोन है। अगर वो मेरे से ओप्पो का फोन लेना चाहता है और मैं वीवो का फोन लेना चाहता हूँ, हम दोनों आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन मुद्रा ने इस चीज को बिल्कुल खत्म कर दिया, जड़ से आवश्यकता के दोहरे संयोग के अभाव को जड़ से खत्म कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मुद्रा का प्रचलन बढ़ गया था और मुद्रा ने इस कठिनाई को जड़ से खत्म कर देता। अगर आज मुझे ओप्पो का फोन चाहिए तो मैं डायरेक्ट दुकान पे जाऊंगा, पैसे दूंगा, फोन लूंगा। मेरे पड़ोसी को वीवो का फोन चाहिए, मेरा पड़ोसी डायरेक्ट दुकान पे जाएगा, फोन लेगा, पैसे देगा, अपने पास उसका मालिक बन जाएगा। अगर मैं यही एग्जांपल अगर मैं गेहूं और चावल पे लेता हूँ, मेरे घर में गेहूं भी है और अगर मेरे को फिर भी चावल चाहिए, मैं दुकान पे जाऊंगा, पैसे दूंगा, चावल लूंगा, अपने घर लेके आऊंगा, खाऊंगा, पकाऊंगा, आराम से ऐश करूंगा, सो जाऊंगा। तो ये था दोस्तों मुद्रा का, जो मुद्रा ने सबसे बड़ी कठिनाई को दूर किया। और एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आप अपने इसके नोट्स बना लीजिए। वस्तु विनिमय प्रणाली की महत्वपूर्ण समस्या आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव था, जिसमें अभिप्राय विनिमय वस्तु विनिमय करते समय दो पक्षों की आवश्यकताओं को पूरा होने से है। आवश्यकता को पूरा कर, और इसके अंदर क्या था, पहला वैगिक दूसरे वैगिक की आवश्यकता को पूरा करता था और दूसरा वैगिक पहले वैगिक की आवश्यकता को पूरा करता था, तभी विनिमय संभव होता था। अदरवाइज वो जो लेन देन होता था वो संभव नहीं होता था। और परंतु वर्तमान समय में मुद्रा ने समस्या को जड़ से खत्म कर दिया है। जो वर्तमान समय है, मुद्रा ने उस समस्या को जड़ से खत्म कर दिया है। दोस्तों ये तो थी, आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने रिजर्व बैंक के बारे में जाना, उसकी स्थापना कब हुई थी और रिजर्व बैंक के हेड ऑफिस कहाँ है, हमने वो जाना। और मुद्रा वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में जाना, मुद्रा के बारे में जाना, और वस्तु विनिमय प्रणाली की हमने कठिनाइयों को जाना। वस्तु विनिमय प्रणाली की 4 कठिनाइयां होती हैं, मैं एक बार रिकैप कर देता हूं जो हमने पढ़ा। वस्तु विनिमय प्रणाली में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयां 4 है। वस्तु के संचय का अभाव, एकत्रित करने से
और मूल्य की इकाई के मापक या मापदंड का अभाव, और स्थगित भुगतानों का अभाव, और आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। ये तो थी आज की हमारी पहली क्लास। दूसरी क्लास भी हम जल्दी अपलोड करेंगे, आप हमारी पहली क्लास को देखिए, अच्छे से समझिए, ताकि हम आपके लिए दूसरी क्लास भी जल्द से जल्द अपलोड कर सकें। उसमें हम आपका और चैप्टर कवर करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो पूरा देखने के लिए। एक बार ज़रूर इसके नोट्स बना लीजिए, जो आपने देखा उसके नोट्स ज़रूर बनाएं, ताकि अगर आप एग्ज़ाम के टाइम पर उसे देखें तो आपको अच्छे से याद रह जाए। धन्यवाद दोस्तों, एक बार फिर से आपका, आपने इतना प्यार दिया, हमारी वीडियोस को पूरा देखा।